Assalamu alaikum all of you. With the name of Allah Almighty, who is most beneficent and merciful. Today our topic is ethanol. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मैथानॉल पढ़ी थी और फिर उसके यूजेस भी हमने किए थे और उस साथ ही उसके हमने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को भी डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल हमने की थी। आज हमने एथेनॉल की इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर प्रिपरेशन करनी है। इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर पास्ट के अंदर अब तो बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं एथेनॉल को प्रिपेयर करने के। पास्ट के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस पूरी दुनिया में किया जाता था, फर्मेंटेशन का, और पाकिस्तान के अंदर अभी भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है। अब ये जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन क्या है? एक्चुअली हमने एथेनॉल की इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर प्रिपरेशन करनी है। अब फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। देख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फर्मेंटेशन एक्चुअली है क्या। फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर लिविंग थिंग्स यूज हो रही हों, लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व हो रही हों, तो उन रिएक्शंस को भी बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। Fermentation is a biochemical process in which enzymes are used. एंजाइम्स जो होते हैं इस केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर यूज होते हैं, और ये जो एंजाइम्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेक्रीट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंजाइम सेक्रीट होते हैं। Fermentation is a biochemical process which occur in the presence of enzymes which are secreted from microorganism. Microorganism जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो है यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। फंगस ये जो चपाती होती है, रोटी, ठीक है, 2-3 दिन पड़े रहे तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की लाइट रहती है जिसको पंजाबी में कहते हैं जी उल्ली लागी है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फंजाई और वो यीस्ट होती है। यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज अ फंगस। अब ये जो यीस्ट है कौन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है? नंबर ऑफ एंजाइम्स करती है, लेकिन फर्मेंटेशन के अंदर जो एंजाइम्स यूज होते हैं जो यीस्ट से सेक्रेट होते हैं वो फॉलोइंग। नंबर 1 इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम, उसके बाद जाइमेज, उसके बाद डायास्टेज, और हमारे पास माल्टेज, माल्टेज एंजाइम। ये एंजाइम्स हैं जो यीस्ट सेक्रेट करती है और इन एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। अब ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस होता है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसी तरह जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है इसकी 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो इसके अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 25 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में। उसके बाद प्रॉपर एयरेशन होनी चाहिए। उसके बाद डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए और प्रिजर्वेटिव नहीं होने चाहिए। वो हम लिख लेते हैं। कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिन कंडीशंस की प्रेजेंस के अंदर ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है? नंबर 1 ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की जो रेंज है 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नंबर 2 इसके अंदर प्रॉपर एयरेशन होनी चाहिए। अभी मैं बताता हूँ ये क्या है। प्रॉपर एयरेशन, उसके बाद डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए इसके अंदर, और 4th वन जो है प्रिजर्वेटिव नहीं होने चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव। 4 कंडीशन। पहली जो कंडीशन है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर की जो रेंज है वो 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। सिंपल वे के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। हमारी बॉडी का जो
टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सारे के सारे एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर हो रहे हैं, और जो एंजाइम्स की ऑप्टिमम वर्किंग होती है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होती है। अब देखो, जब हमें फीवर हो जाता है तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। अगर फीवर ज़्यादा हो जाता है, हाई फीवर की वजह से डेथ हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, यानी एंजाइम्स मर जाते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है तो एंजाइम्स की वर्किंग क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और एंजाइम्स इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एंजाइम्स यूटिलाइज हो रहे हैं, और इन एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसकी रेंज में अगर टेम्परेचर होगा तो एंजाइम अपनी वर्किंग को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद प्रॉपर एरेशन, एयर जो है हवा का एक कांस्टेंट यानी एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर हवा होनी चाहिए। अगर ज्यादा हवा होगी, ज्यादा एयर होगी, तो वो जब एथेनॉल हमारे पास बनेगी तो एथेनॉल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाएगी। इसलिए ना ही एयर कम होनी चाहिए, ना ही एयर ज्यादा होनी चाहिए, एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर एयर का फ्लो होना चाहिए। उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे होते हैं वो डाइल्यूट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर एंजाइम्स की और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो वर्किंग होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, बाजार से मुरब्बा मिलता है, या हम घरों के अंदर पिकल ऐड करते हैं, उसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करते हैं ऑयल के अंदर, तो वो कंसंट्रेटेड बन जाता है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती। ये जो मुरब्बा हम बाजार से लेके आते हैं उसके अंदर क्या होता है, शुगर का सॉल्यूशन बनाया होता है, उसके अंदर एप्पल्स वगैरह, उसके अलावा गाजरें जो होती हैं उसके अंदर डाली होती हैं, और वो खराब नहीं होती। अगर वैसे एप्पल्स बाई होंगे तो वो खराब हो जाएंगे। इसलिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो इनहिबिट करेंगे या इनको किल कर देंगे। प्रिजर्वेटिव्स आर सच केमिकल्स which inhibit or kill the microorganism। अब प्रिजर्वेटिव की अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने सोडियम बेंजोएट पढ़ा है, उससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बेंजीन बन जाता है। लैब के अंदर पहली उसकी जो प्रिपरेशन थी उसके अंदर हमने सोडियम बेंजोएट को यूज किया था, सोडियम बेंजोएट। ये जो सोडियम बेंजोएट है ये प्रिजर्वेटिव है। तो ये जो रिएक्शन है प्रिजर्वेटिव की प्रेजेंस में नहीं होना चाहिए। अगर प्रिजर्वेटिव होते हैं तो यीस्ट की ग्रोथ रुक जाएगी, एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी नहीं होगा। इसलिए प्रिजर्वेटिव नहीं होने चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर जो हम एथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? जिन सोर्सेज को हम यूज करके एथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं, नंबर 1 मोलेसिस, नंबर 2 स्टार्च ग्रेन, और इसके अलावा हम इसको फ्रूट जूस से भी प्रिपेयर कर लेते हैं, फ्रूट जूस। हमारे सिलेबस के अंदर 2 प्रिपरेशंस हैं। पहली जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम मोलेसिस, मोलेसिस से है पहली प्रिपरेशन, उसके बाद स्टार्च से है। जहां से पॉइंट याद आया, एथेनॉल का जो दूसरा नाम है इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। और सिंपली जो वर्ड यूज किया जाता है जी, शराब का वर्ड यूज किया जाता है अल्कोहल का, और वो जो अल्कोहल यूज होती है वो अल्कोहल जो हम वर्ड अल्कोहल का यूज कर लेते हैं वो भी हम एथेनॉल के लिए सिंपली अल्कोहल का वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये स्टार्च ग्रेन से हासिल करते हैं तो इसलिए इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, ग्रेन अल्कोहल भी इसको कहते हैं। अच्छा, मोलेसिस, मोलेसिस से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। पहले तो हम मोलेसिस को देख लेते हैं कि एक्चुअली मोलेसिस है क्या। डेफिनेशन देखते हैं मोलेसिस की, रेजिड्यू obtained after crystallization of sugar from concentrated sugarcane juice,
हम गन्ने का रस लेते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं शुगर केन, गन्ने के रस को शुगर केन कहते हैं। हम उसको कंसंट्रेट करते हैं, कंसंट्रेट करने के बाद हम उसकी क्रिस्टल को शुगर की फॉर्म में हम उसकी क्रिस्टल को सेपरेट कर लेते हैं, और साथ में जो रेजिड्यू बचता है, साथ में उसके जो मटेरियल क्रिएट होता है, रेजिड्यू जो होता है, उसको कह देते हैं मोलेसिस। रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसंट्रेटेड शुगर केन जूस, तो इसको हम कह देते हैं मोलेसिस। और ये डार्क ब्राउन से कलर का ये होता है, और ये बहुत स्टिकी होता है, बहुत विस्कस होता है। अच्छा, अब इस मोलेसिस का जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11, ये हमारे पास मोलेसिस। अब क्या होता है, इस मोलेसिस के अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं, और एंजाइम जो यूज करते हैं उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। और ये एंजाइम कहाँ से आता है, ये एंजाइम हम यीस्ट से हासिल करते हैं, ठीक है। अब जब यीस्ट इन्वर्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और मोलेसिस के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, तो इन्वर्टेज मोलेसिस के ऊपर अटैक करता है और इस मोलेसिस को चेंज कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर, C6H12O6, C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये हमारे पास फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। बोथ का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम इधर ले लेते हैं, C6H12O6। इस ग्लूकोज के ऊपर एंजाइम अटैक करता है, उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। और ये भी एंजाइम कहाँ से आता है, यीस्ट से इसको हासिल करते हैं। यीस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जाइमेज एंजाइम सेक्रीट करता है। ये जाइमेज जो एंजाइम है इस ग्लूकोज के ऊपर जाके अटैक करता है और इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है C2H5OH। एथेनॉल के अंदर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाते हैं। ये अब जो हमारे पास बन गया इसे कहते हैं एथेनॉल। ये थी पहली प्रिपरेशन फ्रॉम मोलेसिस। सेकंड जो प्रिपरेशन है वो है हमारे पास नंबर 2 जो प्रिपरेशन है। पहली प्रिपरेशन किससे थी, मोलेसिस से। सेकंड वाली जो प्रिपरेशन है वो हम करते हैं स्टार्च से। स्टार्च, अब जो स्टार्च है, स्टार्च का जो जनरल फॉर्मूला है वो है C6H10O5N। तो हम इसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं, n नंबर ऑफ वाटर्स ले लेते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं। यीस्ट जो है, यीस्ट जो एंजाइम सेक्रेट करती है वो है डायास्टेज। डायास्टेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च के ऊपर अटैक करता है और स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज का जो फॉर्मूला वो है C12H22O11। ये हमारे पास माल्टोज। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड शुगर which contain 2 molecules of glucose। अब ये माल्टोज को हम इधर लिख लेते हैं। अच्छा जी, माल्टोज C12H22O11, ये है जी माल्टोज। अब माल्टोज के ऊपर जो एंजाइम अटैक करता है उसका नाम है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम भी हम यीस्ट से, यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, माल्टेज एंजाइम सेक्रेट करता है और ये वाला माल्टेज एंजाइम माल्टोज के ऊपर जब अटैक करता है तो माल्टोज को 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर चेंज कर देता है, C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज आ गया। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, हम इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इधर दोबारा राइट करते हैं, C6H12O6। अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर जाइमेज एंजाइम अटैक करता है, जाइमेज। और ये भी जो जाइमेज एंजाइम है, यीस्ट इसको सेक्रेट करती है और इसको कन्वर्ट कर देती है एथेनॉल के अंदर, C2H5OH। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ में 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होते हैं।
ये प्रिपरेशन देखें, एथानॉल इधर हमारे पास बन गया एथानॉल, और इधर भी हमारे पास एथानॉल प्रिपेयर हो गया। अब देखें इन एंजाइम्स को कैसे याद करना है। ग्लूकोज का तो सिंपल है, एक छोटा बच्चा है वो ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में मिल जाता है बाजार से, वो बच्चा क्या करता है, बच्चे का नाम जाइम है, वो क्या करता है ग्लूकोज को पाउडर को खाता है। तो कौन खाता है, एक बच्चा है वो क्या करता है ग्लूकोज का पाउडर खाता है, तो बच्चे का नाम है जाइम। जहां पे जाइम आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, ग्लूकोज के ऊपर अटैक करता है। ग्लूकोज के ऊपर जो एंजाइम अटैक करता है उसका नाम है जाइमेज। जितने भी एंजाइम्स हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इनके लास्ट पे ASE आता है, ठीक हो गया। और जो शुगर होती है शुगर के लास्ट पे OSE आता है, OSE, ठीक हो गया। ये थी जी मोलासिस और स्टार्च से एथानॉल की प्रिपरेशन। अब ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस है, फंजाई देखो सबके हर एक इक्वेशन में यीस्ट हमने ऐड किया और यीस्ट ये वाले एंजाइम्स को सक्रिएट करते हैं, और इन एंजाइम की समरी मैंने उधर लिख दी है, ये वाले एंजाइम्स हैं जो यीस्ट सक्रिएट करती हैं। अब फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो एथानॉल हमारे पास ऑब्टेन होती है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो एथानॉल हम हासिल करते हैं C2H5OH, ये अप टू 12% तक हम हासिल करते हैं। यानी 100 ml हमारे पास सोल्यूशन है, उसके अंदर 88% वाटर होगा और 12% उसके अंदर एथानॉल होगा। यानी 100 ml है ना सोल्यूशन हमारे पास, तो उसके अंदर जो हमारे पास अल्कोहल इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हासिल होती है वो 12 ml होती है, बाकी 88 ml क्या होता है उसके अंदर वाटर होता है। अब हम फर्दर को हमें तो चाहिए 100% एथानॉल चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इस 12% को फर्दर इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, तो इसको हम 14% तक लेके जा सकते हैं। इस 14% से ज्यादा हम इसको नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि 14% से जब हम आगे लिमिट जाती है हमारी, तो फिर क्या होता है एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं। अब इनएक्टिव क्यों हो जाते हैं, क्वेश्चन राइज होता है कि जब हम 14% तक हासिल कर लेते हैं, इससे आगे अगर हम एथानॉल को हासिल करें तो वो क्या होते हैं एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से 14 ml से इसकी अमाउंट बढ़ती है तो एथानॉल खुद एज ए प्रिजर्वेटिव एक्ट करती है। प्रिजर्वेटिव की बात हमने की है, जब इससे ज्यादा इसकी लिमिट हो जाती है तो एथानॉल खुद एज ए प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, और वो क्या करती है एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। हमने ये कहा कि ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये इन द एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव होना चाहिए, लेकिन जब इससे अमाउंट बढ़ती है 14% से तो एथानॉल खुद एज ए प्रिजर्वेटिव काम करती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर देती है। ठीक है, तो फिर हम ये चाहते हैं कि इसकी अमाउंट को बढ़ाएं, तो फिर हम प्रोसेस करते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अगेन एंड अगेन हम इस प्रोसेस को करते हैं, तो फिर हम इस प्रोसेस से 95% तक एथानॉल हासिल कर लेते हैं। इस 95% एथानॉल को कह देते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट हम इसे कह देते हैं। अब ये जो 95% है हम चाहते हैं कि हमारे पास 100% है। हम क्या करते हैं इस रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर इसको हम रीडिस्टिलेट करते हैं, और रीडिस्टिलेट जब करते हैं तो फिर हम इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका नाम है क्विक लाइम। कैसे कहते हैं? क्विक लाइम इसे कहते हैं, और ये क्या करता है वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं एथानॉल 95% है, 5% उसके अंदर वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड को उसके अंदर ऐड करते हैं, इसको डिसोल्व करते हैं। जब डिसोल्व करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ देर के बाद प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर से डिकेंटेशन के प्रोसेस से हम इसको एथानॉल को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फिर अल्कोहल हासिल होती है वो अल्कोहल 100% अल्कोहल होती है, और उस 100% अल्कोहल का नाम है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीट, एब्सोल्यूट अल्कोहल हमें हासिल हो जाती है। अब 100% एथानॉल है, ये जो एथानॉल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर मेडिसिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती है।
तो फिर एथेनॉल को पाकिस्तान के अंदर एक जगह से जब दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो लोग इसी एथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो फिर इस ड्रिंकिंग पर्पस से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर 10% मेथनॉल को ऐड कर देते हैं। ये कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था मेथनॉल का, तो मैंने आपको बताया था 10% ऐड करते हैं, तो फिर ये जो एथेनॉल होती है, एथेनॉल नहीं रह जाती, ये कन्वर्ट हो जाती है मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर। मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब हम 100% जो एथेनॉल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल है, उसके अंदर 10% मेथनॉल ऐड कर देते हैं, तो फिर उसे क्या कहते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट। और फिर अब देखो मेथनॉल का जो फॉर्मूला है CH3OH और एब्सोल्यूट अल्कोहल का जो फॉर्मूला है C2H5OH। एक बार तो ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम मेथनॉल को इससे सेपरेट कर सकते हैं। जब हम हीट करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जब हम हल्का सा हीट करते हैं, मेथनॉल वेपर्स बनकर उड़ जाते हैं, लेकिन एथेनॉल को हम वो टेम्परेचर नहीं पहुंचने देते और एथेनॉल को हम सेपरेट कर लेते हैं। एक तो पर्पस ये था ड्रिंकिंग पर्पस से अवॉइड करने के लिए हम 10% मेथनॉल ऐड कर देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पिरिडीन ऐड करते हैं और इसके अलावा एसीटोन को भी हम ऐड कर लेते हैं इस ड्रिंकिंग पर्पस को से बचने के लिए, टू अवॉइड ड्रिंकिंग पर्पस, अवॉइड ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है और ये मिथाइलेटेड स्पिरिट है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है कि 95% अल्कोहल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर हम 10% जब मेथनॉल ऐड कर देते हैं तो ये मिथाइलेटेड स्पिरिट बन जाता है। और मिथाइलेटेड स्पिरिट को एज हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे पहले कॉटन के साथ एक सोल्यूशन लगा होता है, वो होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट, ताकि जरासीमों को किल करने के लिए, और फिर वहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। ये था जी हमारा टॉपिक, एथेनॉल की प्रिपरेशन, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हासिल करते हैं। इसके अलावा एथेनॉल को और मेथड से भी प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अल्कीन की एक रिएक्शन पढ़ा था, रिएक्शन नंबर 3, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रेशन। उसके अंदर क्या होता है, इथीन से हमारे पास अल्कोहल बन जाती है, अल्कीन से हम क्या करते हैं, अल्कोहल को, एथेनॉल अल्कोहल को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके अलावा जब हम क्या करते हैं, अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे भी हमें अल्कोहल मिल जाती है। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन को यूज करके ग्रिगनोड रीजन को साथ रिएक्शन करवा के तो हम उससे भी अल्कोहल को हासिल कर लेते हैं, वो उसके दूसरे मेथड हैं। लेकिन यहाँ पे जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिपीट करता हूँ सारा क्या हमने पढ़ा है। एथेनॉल की प्रिपरेशन आज हमने पढ़ी है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर। ये जो पूरी प्रिपरेशन हमने की है, ये सारा का सारा काम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर होता है। एथेनॉल का दूसरा नाम है इथाइल अल्कोहल भी से कहते हैं और ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल को इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हासिल करते हैं। फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स secreted from the microorganisms like yeast. There are following enzymes secreted from the yeast: invertase, zymase, diastase, maltase. There are following conditions which are required to perform the fermentation process. First is optimum temperature 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड. सेकंड कंडीशन प्रॉपर एयरेशन. थर्ड कंडीशन डाइल्यूट सोल्यूशन यूज करते हैं. फोर्थ प्रिपरेशन के अंदर हम प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं. उसके बाद फर्स्ट जो प्रिपरेशन है, हम इसको मोलासिस से हासिल कर सकते हैं, स्टार्च से हासिल कर सकते हैं, फ्रूट जूस से भी हासिल करते हैं. फ्रूट जूस ज्यादातर हम ग्रेप्स का यूज करते हैं. उसके अलावा मोलासिस, मोलासिस क्या है, रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसंट्रेटेड शुगर के जूस. ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम गन्ने का रस लेते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, हीट करते हैं, वो गाढ़ापन उसके अंदर आता है, फिर उसकी क्रिस्टल प्रिपेयर करते हैं, शुगर को हम सेपरेट करते हैं, साथ में एक रेजिड्यू बनता है, उस रेजिड्यू को हम मोलासिस कह देते हैं. अब उस मोलासिस का जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11. इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, यीस्ट इन्वर्टेज एंजाइम सेक्रेट करती है, ये एंजाइम मोलासिस के ऊपर अटैक करता है तो इसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर चेंज कर देता है. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके अंदर फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है.
उसके बाद हमारे पास आगे ग्लूकोज को हम इधर ले लेते हैं, ग्लूकोज के ऊपर जाइलेज एंजाइम अटैक करता है, ग्लूकोज को एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यही एथानॉल हमें हासिल हमने करनी थी और बन गई। उसके बाद स्टार्च लेते हैं, स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 और इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, डायस्टेरेज एंजाइम ये सेक्रेट करती है, ये डायस्टेरेज एंजाइम स्टार्च के ऊपर अटैक करता है, इसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड व्हिच कंटेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। यहां से फिर ये माल्टोज को इधर लेते हैं, माल्टोज के ऊपर माल्टेज एंजाइम एक्ट करता है और इसको ग्लूकोज के अंदर चेंज करता है। ग्लूकोज के ऊपर फिर ये स्टेप और ये स्टेप मैंने रेड लिखे हैं, दोनों सेम स्टेप है, तो इसके अंदर जाइलेज अटैक करता है और इसको एथानॉल के अंदर चेंज कर देता है। अब इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास एथानॉल बन गई, अब वो जो एथानॉल होती है 12% तक हम उसको हासिल करते हैं। हम उसको और उसकी अमाउंट को बढ़ाना चाहें तो हम उसको 14% तक लेके चले जाते हैं। जब हम उस लिमिट को एक्सीड करते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि एथानॉल जो है जब उसकी अमाउंट उससे बढ़ती है 14% तो वो खुद एज ए प्रिजर्वेटिव काम करती है, तो एंजाइम को इनएक्टिव कर देती है। जहां पे एक बात याद आ गई, टेम्परेचर अगर लो है, लो टेम्परेचर है और टेम्परेचर हाई, लो टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जो एंजाइम्स है लो टेम्परेचर के ऊपर इनएक्टिव हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 14% तक हासिल होती है, इससे एक्सीड करते हैं तो जो एंजाइम है इनएक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एथानॉल खुद एज ए प्रिजर्वेटिव है और ये कंडीशन हमने 4 यही की थी, 4th कंडीशन के अंदर क्या प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते। उसके बाद डिस्टिलेशन हम करते हैं, बार बार डिस्टिलेशन करते हैं तो 95% तक हम एथानॉल हासिल कर लेते हैं। फिर इस 95% एथानॉल को हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं और फिर हम उसको रीडिस्टिलेट करते हैं, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड साथ ऐड करते हैं जिसको नाम है क्विकलाइन उसे कहते हैं, और फिर हम 100% एथानॉल हासिल कर लेते हैं और इस 100% एथानॉल को कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। फिर हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर 10% मेथानॉल ऐड करते हैं टू अवॉइड द ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। तो उसको फिर जब 10% मेथानॉल इसके अंदर ऐड करते हैं तो फिर उसे कह देते हैं मेथाइलेटेड स्पिरिट, और इस पर्पस के लिए हम पिरिडीन को भी यूज करते हैं और एसीटोन को भी यूज करते हैं। जो पिरिडीन का स्ट्रक्चर हमने जब हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े थे उसके अंदर पिरिडीन का बेंजीन का रिंग था, उसके साथ भी रिंग के अंदर एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन अटैच था और उसे कहते हैं पिरिडीन। और एसिडिन क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साइड के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे।